हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग एटॉमिक रेडियस देखे थे और एटॉमिक रेडियस के केस देखे थे कि सिग्मा के साथ क्या रिलेट करता है, जेड इफेक्ट से के साथ क्या रिलेट करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से क्या रिलेट करता है ना, नंबर ऑफ सेल से क्या रिलेट करता है। तो हम लोग पढ़े थे कि भाई जो एटॉमिक रेडियस होता है वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव चार्ज के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, जेड इफेक्ट के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टॉप टू बॉटम आता है तो बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट जाता है तो घटता है क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। और उसमें हम लोग डी कॉन्ट्रैक्शन भी देखे थे, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी देखे थे, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी देखे थे। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके हम लोग एटॉमिक रेडियस अभी नहीं देखे हैं क्योंकि अभी तक ना हम लोग एफ ब्लॉक की कोई बात ही नहीं करना ना, हम लोग को अभी सिर्फ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ना है। एफ ब्लॉक जब हम लोग एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वहां पे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ब्लॉक से वहां पे बताएंगे। अभी आप लोग का पीरियोडिक टेबल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए अभी हम लोग एफ ब्लॉक पे ज्यादा फोकस ना करेंगे ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एनर्जी को आई से आईपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो यूनिट होता है किलो जूल प्रति मोल होता है। किलो कैलोरी, एक कैलोरी बराबर क्या होता है 4.2 जूल ना, तो किलो कैलोरी प्रति मोल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम भी हो सकता है। तो आयनाइजेशन आयनन ऊर्जा है क्या ना, तो इसकी थ्योरी है किसी विलगित गैसीय परमाणु के मूल अवस्था में उस परमाणु के वाह्यतम कोश में सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है, आयनन ऊर्जा ना। तो ये थ्योरी लिख लीजिएगा, किसी विलगित गैसीय परमाणु के मूल अवस्था में उस परमाणु के वाह्यतम कोश में सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाता है, आयनन ऊर्जा कहलाता है। अब आयनन ऊर्जा जो होता है वो उष्माशोषी प्रक्रम होता है, उष्माशोषी इंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा को अवशोषित करते हैं, उष्माशोषी प्रक्रम होता है जिसके डेल्टा एच का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए सबसे पहले रिएक्शन देखें। आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो किसके लिए होता है, विलगित गैसीय परमाणु के लिए। तो विलगित जो भी एटम होना चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, विलगित गैसीय परमाणु होनी चाहिए, मॉलिक्यूल ना होनी चाहिए, अणु ना होने चाहिए, सॉलिड ना होने चाहिए, लिक्विड ना होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे हम दिए हुए हैं, आपको बताएं क्या इनमें से कौन सा ऐसा केस है जो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए सत्य है ना। तो देखिए ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मतलब त्याग दिया, तो यहाँ पे क्या Na+, किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। ये किस अवस्था में, सॉलिड स्टेट, सॉलिड अवस्था में, ठोस। तो बताएं क्या इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी फॉलो होंगे। दूसरा है लिक्विड के केस में, लिक्विड है यहाँ पे क्या, गैस, तो क्या ये भी यही होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी फॉलो करेंगे ना। तीसरा केस देखें, ये किस अवस्था में है, गैसीय, ये भी किस अवस्था में है, गैसीय। हम लोग पढ़े क्या है, किसी विलगित गैसीय परमाणु, तो आयनाइजेशन एनर्जी किस अभिक्रिया के लिए होएगा, कौन सी अभिक्रिया आयनाइजेशन एनर्जी के लिए सत्य होएगा, सी वाला। एक और ऐसे एग्जांपल देखें, यहाँ पे फ्लोरीन था, यहाँ पे फ्लोरीन प्लस चार्ज, ये गैस, ये भी गैस अणु के रूप में है, गैस। और अब बताएं यहाँ पे ये किस रूप में, अणु के रूप में। हम लोग क्या पढ़े, किसी विलगित गैसीय परमाणु, क्या ये परमाणु है, अणु है ना, तो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी फॉलो ना होएगा। यहाँ पे देखिए गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में, तो अब बताइए ये भी अणु है, तो कौन से किसके लिए होएगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन भी होंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन और एंथैल्पी का मान इनके क्या होएगा, धनात्मक। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी का अगला केस है वो केस है किसी परमाणु का जो क्रमागत आयनन ऊर्जा होता है, क्रमागत आयनन ऊर्जा। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लिए M, क्या लिए, M, कोई मेटल लिए, ये किस स्टेट में है, गैसीय स्टेट में। अब इसका IE1 देखें, IE1 आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। बताएं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, तो M पे कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस। अब इसको ले M प्लस, यहाँ पे क्या, गैस, IE2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M+2, M+2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, M+2 लेंगे किस स्टेज में, गैसीय स्टेट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M+3। ये की क्या हो जाएगा, IE3। तो जो क्रमागत आयनन ऊर्जाएं होती हैं वो क्रमशः क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्योंकि देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, मतलब त्याग होता है, वैसे वैसे जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है। और होता क्या है ना कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड इफेक्ट के।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते किसके, जेड इफेक्ट के। बताएं ये क्या होंगे, फाइनल वैल्यू क्या होगा, फाइनल वैल्यू m इक्वल टू, या गिव्स कर लें, m गिव्स m पर प्लस 3 चार्ज, ये फाइनल वैल्यू है ना। अब इसके लिए अगर एनर्जी में लिखना हुआ तो एनर्जी क्या होएगा, IE1 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE3, या कंप्लीट अभिक्रिया के लिए अगर हमें IE लिखना हुआ तो IE इक्वल टू क्या हो जाएगा, IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। तो किसी परमाणु के जो क्रमागत आयनन ऊर्जाएं होती हैं वो क्रम से क्या होती हैं, बढ़ते हैं। क्रमागत आयनन ऊर्जाएं मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो त्यागेंगे, सबसे ढीले बदे हुए इलेक्ट्रॉन को जितना वो लोग त्यागेंगे उतना ही आयनन ऊर्जाएं क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि आयनन ऊर्जा बढ़ने पर जेड इफेक्ट का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। और जेड इफेक्ट आयनन ऊर्जा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब क्या, जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, IE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और यूनिवर्सल किसका होएगा, निगेटिव चार्ज के। इसका मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि I इज डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस को अगर रिलेट कर दिए ना तो ये आपको जानने की जरूरत, ना तो ये जानने की जरूरत, ना तो ये जानने की जरूरत, ना तो ये जानने की जरूरत। आप सिर्फ एटॉमिक रेडियस के केस देखिए, ये जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये क्या होगा, उसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये जिसके यूनिवर्सल होएगा वो ये क्या होएगा, उसके डायरेक्टली होएगा। देखिए क्वेश्चन करने के लिए ना जो मुख्य रोल है वो समय का है, टाइम का। तो टाइम का हमें ना सबसे पहले टाइम बचाना है। पैसे का क्या है, अगर जैसे आप लोग नीट के एस्पेरेंट है, नीट और IITian के एस्पेरेंट है, तो अगर आप पढ़ने बैठे हैं, कोई फ्रेंड आए बोले कि यार चलो यार थोड़ा समोसा खा ले, और आपको मालूम है कि बंदा समोसा खाने वो आपके साथ समोसा खाने के लिए एक्साइटेड ना है, वो आपके पैसे का समोसा खाने के लिए एक्साइटेड है। तो करना क्या है ना कि मतलब उसको दे ही दो भाई, ले जाओ तुम खा लो समोसा, हम ना खाएंगे। क्योंकि वो 10 रुपये अगर आप उसको दे रहे हैं समोसा खाने के लिए, 20 रुपये, और वो अगर 1 घंटा समोसा खाने में लगा दिया और अपना आप 1 घंटे बचा लिए ना, और उसका यूज करके समय का, टाइम का, तो वो 10 रुपये 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 1 CR भी हो सकता है। वो ग्रेड के ऊपर रहता है, आप किस ग्रेड तक जाएंगे ना। तो समय का बहुत बड़ा अहम रोल है। समय बर्बाद न करें, क्योंकि लाइफ जब आगे आप बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा आपका एज जो बढ़ेगा, मैच्योर होंगे आप, जिसको बोलते हैं जब जिम्मेदार बनेंगे आप, तो अगर आप सक्सेसफुल ना हुए या फिर कम सक्सेसफुल हुए तो हमेशा ना इस चीज़ को हमेशा मिस करेंगे कि यार काश उस टाइम को मैं सही से यूज कर लिया होता, उस टाइम को, काश उस टाइम पे हम मोह माया में ना आए होते। मोह माया मतलब समझते हैं आप लोग, मोह माया का मतलब होता है ना कि मतलब फैमिली को लेके कि यार फैमिली में बहुत परेशान है, हम पढ़ के क्या करेंगे, हमें क्या है, हमें तो पैसा दे रहे हैं वो लोग, लेकिन उनका क्या। इसका मतलब समझते हैं आप टूट रहे हैं, आप ना उनका पैसा तो बचा नहीं पा रहे हैं। पैसा तो जाएगा ही जाएगा, आपके आप से नहीं जाएगा तो कहीं और जाएगा ही जाएगा। तो करना क्या है आप लोग को ना, पैसे का यूज करें। जो घर वाले पैसे दे रहे हैं ना उसको यूज करें, कहीं से भी दे रहे हैं उसको यूज करें, और यूज करके ना बेस्ट मतलब दूर हो जाएं इन सब चीज़ों से। ये जो मोह माया है चीज़ों लोगों का ना, इनसे दूर हो जाए कुछ टाइम के लिए। देखिएगा एक वक्त आएगा, समय आएगा कि वही पैसा जिसके लिए आप रो रहे थे, जिसके लिए आप सोच रहे थे ना कि हाँ अगर हम ये पैसा ना यूज करते, ये ना यूज करते, तो जो ना यूज करते वो सोच के पढ़ गए हैं ना, और जो ये सोच के पढ़ ले गए कि हाँ हमें तो यूज करना है, क्योंकि हमें 10,000 में लिमिटेड नहीं रहना है ना, हमें लिमिट क्रॉस करना है। तो वो क्या करेंगे मालूम है, जब आप उनको भविष्य में देखेंगे कभी ना, तो बहुत कष्ट होएगा कि यार काश हम भी उस टाइम समय का यूज किए होते, ये सब सोचने के बजाय कि हाँ पैसा खर्चा होगा, ये होगा। क्योंकि जानते हैं आप लोग ना, जब भविष्य में कभी पास्ट को देखने जाएंगे ना, तो उसमें सबसे अहम किरदार जो आपको लम्हा याद आएगा ना, एक लम्हा वो सिर्फ समय का होएगा। पैसा आएंगे जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि नहीं पैसा उबे करे जाए ना, तो उसके लिए ना आपको ये टाइम जो है ना इसको इन्वेस्ट करना होगा अपने लिए पर्सनली, अपने लिए, और किसी के लिए नहीं ना। तो
हमें टाइम को बचाना है ना, मिला जुला के टाइम को बचाना है। जितना हो सके उतना आप लोग मेहनत करें, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को घिसेंगे ना, उतना तगड़ा डायमंड बनेंगे। ये एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। जैसे एटॉमिक रेडियस हम लोग पढ़े थे, तो एटॉमिक रेडियस में क्या था, वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और पॉजिटिव चार्ज के यूनिवर्सली। ये क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज के, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज के। इसका मतलब ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। हम लोग अभी वहाँ पे हम बताए हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है जेड इफेक्ट के, और जेड इफेक्ट जैसे जैसे क्रमागत आयन ऊर्जा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागते जाएंगे उनकी आयन ऊर्जाएं बढ़ती जाती हैं। तो बताएं सबसे ज़्यादा आयन ऊर्जा किसका होएगा, Al+3 का, उसके बाद Al+2 का, उसके बाद Al+ का, और सबसे कम एल्यूमिनियम का। तो ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का बढ़ता क्रम। अब आइए ये देखिए, बताएं इसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होएगा, सबसे कम किसका होएगा, O-2 का। क्योंकि क्या है, सबसे ज्यादा माइनस चार्ज इस पे, सबसे उदासीन कौन है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O, इससे बड़ा कौन, O-, और इससे बड़ा कौन, O-2। ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का घटता क्रम। कहने का मतलब क्या, कि जिस पर सबसे ज्यादा माइनस चार्ज उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। अभी बताएं यूनिवर्सल होता है माइनस चार्ज के। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mn+7, Mn+4, Mn+2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mn। ये क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी का घटता क्रम। क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मैग्नीज ना, जिस मैग्नीज पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, और जिस मैग्नीज पे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। तो अब आए देखें लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है ना। तो ये जैसे मान ले पीरियोडिक टेबल है, तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होएगा, बढ़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ेगा, और जेड इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। और टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम, तब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होएगा, घटेगा। अब घटेगा क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते तो सिग्मा बढ़ता है, और सिग्मा जब बढ़ेगा तो सिग्मा के यूनिवर्सल है। और वैसे भी नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होएगा, घटेगा। क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो नंबर ऑफ सेल मतलब कोषों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो केस देखें, जैसे मान लें एग्जाम्पल, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियान है। तो लेफ्ट टू राइट गए, ये क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है। तो घट रहे हैं ना। लेकिन जो हम लोग टॉप टू बॉटम है ना, ये सही है, लेकिन जो लेफ्ट टू राइट है ना, ये गलत है। अब गलत क्यों है ये देखें, तो देखें लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सामान्यतः बढ़ता है। परंतु इसके लिए एक तो रूल है। रूल ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये है कि कक्षकों का स्थायित्व जिसका सबसे ज्यादा होएगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होता है। जो सामान्य रूल है वो याद रखिएगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयन ऊर्जा बढ़ता है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, फुल फील्ड, उसके बाद कौन होता है, हाफ फील्ड, उसके बाद कौन होता है, पार्शियल फील्ड। परंतु इसका यूज हम लोग कब करेंगे, जब जेड डिफरेंस कितना हो, 1 का, मतलब परमाणु क्रमांक में अंतर कितने का हो, 1 का। अब देखिए ये फुल फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड होते क्या है। जैसे ये भी 2p मान लीजिए, 2p2 है, ये 2p6 है और ये 2p3 है। तो बताएं इसमें फुल फील्ड कौन है, फुल फील्ड मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ, तो पूर्ण रूप से भरा हुआ 2p, ये पूरा भरा हुआ है ना। अब हाफ फील्ड इसमें से कौन है, ये है। ये कैसे है, पार्शियल फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं आप, अगर 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो फुल फील्ड होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हाफ फील्ड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, ये क्या होते हैं, पार्शियल फील्ड होते हैं ना। तो अब इनको इन्हीं के आधार पर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है। सेकंड पीरियड में फर्स्ट आई पी बताना है, फर्स्ट आई भी बोल दें, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दें, कुछ भी ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही आधारित होते हैं ना। तो बताएं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या आएगा, 2s1, इसका करेंगे क्या आएगा, 2s2, इसका 2p1, 2p2,
2p3, 2p4, 2p5, 2p6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है आप लोग को, तो हम डायरेक्ट लिख दिए ना 1s2 2s2, का जबरदस्ती फिर लंबा जाएगा ना। बताएं बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। ये फर्स्ट आईपी पढ़ रहे हैं, सेकंड आईपी भी पढ़े आता है, थर्ड आईपी भी पढ़ेंगे ना, तो देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बराबर आते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे भी जो प्रीवियस ईयर में IIT और नीट में पूछे गए हैं ना। तो देखें यहाँ पे क्या, अब ये क्या है 2s1, यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ना, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन है, एक 2s1 ना। बताएं ये क्या है 2s2, इन दोनों में ज्यादा कौन भरा हुआ है, फुल फील्ड है कौन, ये बेरिलियम, और ये कैसा फील्ड है, हाफ फील्ड। अब बताएं सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, फुल फील्ड वाले का। और वैसे भी हम लोग रूल जानते ही हैं कि आवर्त में बायस दाए जाते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ता है। तो बताएं लिथियम से ज्यादा आयनन ऊर्जा किसका होएगा, बेरिलियम का। अभी देखें क्या होता है। अब बताएं बेरिलियम और बोरान का देखें, परमाणु क्रमांक में अंतर कितने का होना चाहिए, परमाणु क्रमांक में अंतर हमेशा कितने का होना चाहिए, इसके लिए 1 का, जेट डिफरेंस कितना, 1। तो अब बोरान का देखें बोरान कैसा फील्ड है, पार्शियल फील्ड, ये कैसा फील्ड है, फुल फील्ड। दोनों में परमाणु क्रमांक का अंतर कितने का है, 1 का। तो ये कब लागू होंगे, जब परमाणु क्रमांक में अंतर 1 का हो। बताएं ये फुल फील्ड है, ये पार्शियल फील्ड है, ज्यादा आयनन ऊर्जा किसका होगा, बेरिलियम का या बोरान का। तो फुल फील्ड वाले का ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरान से ज्यादा किसका हो जाएगा, बेरिलियम का। अब यहाँ पे ना आपके दिमाग में आएगा कि यार लिथियम हाफ फील्ड है, ये पार्शियल फील्ड है, तो लिथियम का ज्यादा होना चाहिए, बोरान का कम होना चाहिए। कंफ्यूज ना होइएगा, इसका यूज कब होएगा, जब जेट डिफरेंस 1 हो। बताएं बोरान और लिथियम में परमाणु क्रमांक का अंतर कितने का, 2 का। अब बताएं जब 2 का अंतर है तो ये क्या लागू होंगे ना। तो जो सामान्य नियम है, आवर्त में बायस दाए जाते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ता है ना। अब बताएं बेरिलियम से बड़ा किसका होएगा, आयनन ऊर्जा, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन का। अब आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि यार कार्बन तो पार्शियल फील्ड था, बोरान तो बेरिलियम तो फुल फील्ड था। अभी बताएं सर जी कि जो फील्ड होता है वो ज्यादा आयनन ऊर्जा उसका होता है। अब बताएं यहाँ बेरिलियम और कार्बन में परमाणु क्रमांक का अंतर कितने का हो गया, 2 का। तो ये क्या लागू होंगे, नहीं ना, याद रखिएगा। अब कार्बन से ज्यादा किसका, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा किसका होएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। बताएं ये कैसा फील्ड है, हाफ फील्ड, ये कैसा फील्ड है, पार्शियल। दोनों में परमाणु क्रमांक में अंतर कितने का है, 1 का। तो बताएं हाफ फील्ड ज्यादा होता है, पार्शियल, हाफ फील्ड ज्यादा होता है, पार्शियल फील्ड कम होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अब इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन से ज्यादा नाइट्रोजन हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों में जेट डिफरेंस कितना हो गया, 2 का। अब फ्लोरीन से ज्यादा कौन, नियान। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, ये इसके स्थान पे, ये इसके स्थान पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ। बाकी नियम तो आप लोग जानते ही हैं। ये फर्स्ट आईपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सेकेंड पीरियड में फर्स्ट आईपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मान लीजिए आपको थर्ड पीरियड में पूछ रही है, थर्ड पीरियड में देखें यहाँ पे क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। बताएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे हम, इसका 2s1 आया, इसका 3s1 आएगा, इसका 2s2 आया, इसका 3s2 आएगा, इसका 2p1 आया, इसका 3p1 आएगा, यही ना होगा। तो बताएं हो करना क्या है आपको, एक ठो आप निकाल लिया ना, तो उसके बाद परेशान होने की जरूरत ना है। ये कहाँ चले जाएगा, इसके स्थान पे, ये कहाँ चले जाएगा, इसके स्थान पे, वैसे ये कहाँ चले जाएगा, इसके स्थान पे, ये कहाँ चले जाएगा, इसके स्थान पे। हो वही चीज बस सल्फर को उठा के यहाँ, फास्फोरस को वहां कर दें, एल्यूमिनियम को उठा के यहाँ, मैग्नीशियम को यहाँ कर, देख लें आप लोग, ट्राई भी करके देख लीजिएगा। तो आपको चाहे अब एक पीरियड में अगर निकाल लिया ना, तो थर्ड पीरियड में भी निकाल सकते हैं ना। तो ये कौन सा आईपी है, कौन सा आईपी था, फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ना। अब हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो सेकेंड पीरियड में सेकेंड आईपी देखे ना। सेकेंड आईपी का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाएगा। निष्कासन मतलब बाहर हो जाएंगे सब, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, निष्कासन। तो जब बताएं एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाएगा, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2, इसमें कितने बचेंगे, 3, इसमें कितने बचेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सेकेंड आईपी। बताएं थर्ड आईपी अगर बात करेंगे, थर्ड आईपी तो कितने इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। फोर्थ आईपी की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का ना।
तो अब जैसे इसमें अब आईपी का क्रम बताना है, बढ़ता क्रम, तो बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5। देखिएगा क्वेश्चन बहुत तगड़े बनते हैं, बहुत तगड़े क्वेश्चन। देखें अब जैसे इसका क्रम बताना है तो लिथियम का आपके दिमाग में क्या चलेगा कि लिथियम का ज्यादा होगा बेरिलियम से, तो यहाँ पे क्या बेरिलियम, और बेरिलियम ज्यादा किसका, लिथियम का, क्योंकि ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। अब बताएं लिथियम से ज्यादा किसका हो जाएगा, बोरान का, ये भी फुल फील्ड, ये भी फुल फील्ड, हम लोग जानते हैं आवर्त में बाएं दाएं जाने पे आयनन ऊर्जा बढ़ता है तो बढ़ गया। अब बताएं इससे ज्यादा किसका होएगा, इससे ज्यादा किसका होएगा, कार्बन का। अब बताएं कार्बन जब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तो बोरान और कार्बन में जो जेड डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, तो बताएं जब 1 है तो बोरान कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि ये फुल फील्ड है, ये पार्शियल फील्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोरान। अब बोरान से बड़ा कौन, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पार्शियल है, ये फुल है, परंतु जेड डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बताएं ऑक्सीजन बड़ा होगा कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन हाफ फील्ड है, फ्लोरीन पार्शियल फील्ड है, ऑक्सीजन का जो जेड डिफरेंस है फ्लोरीन के साथ कितने का है, 1 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्लोरीन, और फ्लोरीन से बड़ा कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से बड़ा कौन हो जाएगा क्या बोलते हैं, नियान। अब आपकी बुद्धि में आया, बुद्धि में ये आया कि यार सर जी भी सेकंड पीरियड में फर्स्ट आईपी बताए थे, बिल्कुल ऐसे बताए थे, तो ये हमारा सही होगा। आप लोग ऐसे भी ऑप्शन पाएंगे, ऐसे भी ऑप्शन पाएंगे ना, परंतु ये जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये क्या गलत। अब आप लोग गए कहां पे मालूम है, आप लोग फंसे कहां पे मालूम है, बता रहे हैं आपको, आप लोग यहां पे फंसे, यहां पे सेकेंड पीरियड में जो सेकेंड आईपी होता है वो सबसे ज्यादा लिथियम का होता है। अब लिथियम का होता क्यों है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ये निष्कासित करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, बताएं इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 2। अब इलेक्ट्रॉन 2 बचा, इसका मतलब लिथियम किसके विन्यास को प्राप्त कर रहा है, हीलियम के विन्यास को, और हीलियम कहां चले जाएगा, यहां पे पहले आवर्त में। और हम लोग जानते हैं पहले आवर्त की जो आयनन ऊर्जा होगी वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हैं, 7वें आवर्त की सबसे कम होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है। तो ये लिथियम उठ के कहां चले जाएगा, यहां पे। और हम लोग जानते हैं कि अगर लिथियम यहां पे आया फर्स्ट आईपी में, तो बताएं इसका ज्यादा होगा, नियान का ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर आप लोग इसको चेक कर रहे हैं ना, इसको, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका, ये कहां चले जाएगा, लिथियम यहां पे चले जाएगा, यहां पे लिथियम, क्योंकि लिथियम नहीं रह गया, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, हीलियम में ना। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन आते हैं बराबर, आपको ये ऑप्शन भी मिलेंगे, याद रखिएगा। अब आ जाए, अब देखिए ना, क्या इसको छोड़ के और कोई भी पहले आवर्त में आ रहे, पहले पीरियड में आ रहे, नहीं ना, ये तो यही तो पीरियड है, दो, ये कहाँ चला गया, पहले पीरियड में। अब पहले पीरियड में कहाँ, हीलियम, और हीलियम कहाँ, बिल्कुल राइट में। और हम लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा, लिथियम का। अब बताएं, अभी इनको चेक करें, आप बताएं बेरिलियम, अब बेरिलियम से ज्यादा किसका, बोरान का। बोरान से ज्यादा कार्बन का हो नहीं सकता, क्योंकि बोरान फुल फील्ड है, ये पार्शियल फील्ड है, तो यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरान। और बोरान से बट ज्यादा किसका, नाइट्रोजन का। अब बताएं बोरान और नाइट्रोजन में बोरान का ज्यादा हो नहीं सकता, फुल फील्ड है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में जो जेड डिफरेंस है वो कितने का हो गया, 2 का। अब नाइट्रोजन ज्यादा कौन, ऑक्सीजन। अब बताएं ऑक्सीजन का ज्यादा होगा फ्लोरीन का, तो ये हाफ फील्ड है, ये पार्शियल फील्ड है, ज्यादा किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नियान, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, लिथियम का। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का बढ़ता क्रम, याद रखिएगा सेकेंड पीरियड में। आप लोग थर्ड पीरियड में भी कर सकते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग को करना क्या है, हम आपको फर्स्ट आईपी बताएं, सेकेंड आईपी बताएं, आप लोग को सेकेंड पीरियड में ना थर्ड आईपी निकाल बताना है। तो ये HW रहेगा आप लोग के लिए होमवर्क, आप लोग थर्ड आईपी बताइएगा ना। देखिए थर्ड ए में, तो थर्ड ए में हम लोग एटॉमिक रेडियस देखे थे। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता था कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते थे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता था, बढ़ता था।
परंतु यहाँ पे गैलियम की जो एटॉमिक रेडियस होती थी वो एल्यूमिनियम से कम होती थी। एल्यूमिनियम से कम क्यों होती थी? क्योंकि जो गैलियम का जेड इफेक्ट होता था वो अनुमान से ज़्यादा अधिक होता था ना। तो हम लोग जानते हैं जो जेड इफेक्ट होता है वो एटॉमिक रेडियस की यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब इसका जेड इफेक्ट ज़्यादा था तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता था? कम। अब यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी की। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। तो क्या हो रहा है? घट रहा है। परंतु यहाँ पे जो गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। कारण वही है जो वहाँ पे था, डी कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हुआ कि बताएं, अभी हम बताएं आपको कि गैलियम की जो जेड इफेक्ट होता है, जेड इफेक्ट का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बताएं, जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका जेड इफेक्ट सब ज़्यादा उसका आई भी ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है, गैलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाती है। याद रखिएगा ये केस ना थर्ड ए में। बाकी सब जितना भी हम लोग ग्रुप पढ़े हैं टॉप टू बॉटम आएंगे तो घटेंगे ना। अब आए डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में थर्ड बी के सबसे पहले, थर्ड बी में क्या है? स्कैंडियम है, इट्रियम है, लैंथेनम है, एक्टिनम है। तो इसमें टॉप टू बॉटम आएंगे तो घटेगा। टॉप टू बॉटम आते तो क्या होता है? घटता है आयोनाइजेशन एनर्जी। परंतु ये थर्ड बी को छोड़ के, इसको छोड़ के जितने भी ग्रुप हैं डी ब्लॉक में, जैसे ये सेकेंड भी है, ये फोर्थ भी है, तो अब बताएं यहाँ पे क्या होएगा? ये 3D सीरीज के हैं, ये 4D सीरीज के हैं, ये 5D सीरीज के। हम लोग जानते हैं कि जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होता है? घटता है। परंतु जो 3D की आयनन ऊर्जा होती है वो 4D से ज़्यादा होती है। परंतु जो 4D की आयनन ऊर्जा होती है वो 5D से कम होती है, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, अरे छठवां वर्त लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ भी वही केस। तो इनके लिए क्या है? सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो किसका होता है? 5D का। उसके बाद किसका होता है? 3D का। और सबसे कम किसका होता है? 4D का। इसका मतलब यहाँ पे क्या? हाफनियम। और यहाँ पे क्या? टाइटेनियम। और सबसे कम किसका? जर्कोनियम का ना। ऐसे यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका? मरकरी का। उसके बाद किसका? जिंक का। और सबसे कम किसका? कैडमियम का। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक में ना। जैसे हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़े थे, एटॉमिक रेडियस डी ब्लॉक के पीरियड में क्या बोलते, फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज में, तो वहां पे क्या था कि लेफ्ट टू राइट जाते थे तो घटता था। परंतु क्या बोलते हैं, निकिल कोबाल्ट, निकिल कोबाल्ट की जो एटॉमिक रेडियस होते थे वो इक्वल होते थे, जबकि जिंक की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती थी, कॉपर की भी ज्यादा होते थे ना। अब यहाँ पे जस्ट उसके उल्टा, जहां जहां पे बढ़ रहा था वहां घटा दो आंसर। वो तीनों का सेम होंगे, आयरन कोबाल्ट और निकिल का सेम ही होंगे ना आयोनाइजेशन एनर्जी में। आया देखें मेटालिक प्रॉपर्टीज, मेटालिक धात्विक गुण, जो धात्विक गुण होते हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बस देखें, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? घटता है। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका? इसमें सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? सीजियम का। और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? लिथियम का। ये ग्रुप है ना, ग्रुप में बताएं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। अब बताएं अगर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसका जो प्रॉपर्टीज होएगा, धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, वो सबसे कम। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है तो बताएं इसकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा। और जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, बताएं इस सभी धातुओं में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होएगा? सबसे ज्यादा, जिसकी आयरन ऊर्जा सबसे कम। तो इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन? सीजियम। लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, जैसे मान ले लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम लोग जाते रहते हैं तो धात्विक गुण क्या होते हैं? घटते जाते हैं। अधात्विक गुण क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नॉन मेटल के। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल ना। तो ये क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड जो डिफरेंट केस बनते हैं डी ब्लॉक से, तो वो है। अब थोड़ा सा और आयोनाइजेशन एनर्जी बचा हुआ है, आए देखें। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कैसे चेक करते हैं? आयनन ऊर्जा के आधार पर ना। तो केस है, दो केस है। यदि दो क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का अंतर, मतलब डेल्टा आईपी, मतलब IP2 माइनस IP1 में अंतर ना, का मान 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो
उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जो होंगे वो अधिक स्थायी होंगे, उच्च मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होंगे वो अधिक स्थायी होंगे। या ये भी लिख सकते हैं ना 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा आईपी का मान इससे क्या हो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। और सेकंड क्या है कि डेल्टा आईपी का मान अगर 16 से ज़्यादा आ रहा है, 16 से ज़्यादा, अगर 16 से कम है तब तो जो अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होएगा वही अधिक स्थायी होगा। अगर 16 से कम आ रहा है या फिर 11 और 16 के बीच में आ रहा है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो अधिक स्थायी होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें यहाँ पे सोडियम एग्जाम्पल लिए, IE1 और IE2 ना, मतलब सोडियम और सोडियम प्लस। तो अब यहाँ पे क्या है IE1 और IE2 के बीच का जो एग्जाम्पल लिए ना, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन कितने की कमी हो रही है 16, जो डेल्टा आईपी का अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। इसका मतलब क्या कि जो I2 होगा IE2 होगा वो IE से अधिक स्थायी होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे एक तगड़ा एग्जाम्पल लिए हुए हम लोग मैग्नीशियम को लेके। मैग्नीशियम है IP फर्स्ट का वैल्यू कितना 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैग्नीशियम प्लस IP2 का वैल्यू कितना 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैग्नीशियम प्लस 3 IP3 का वैल्यू कितना 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो IP2 माइनस IP1 कंपेयर करें, IP2 माइनस IP1 तो क्या हुआ 15 माइनस 7.5 वैल्यू कितना आया 7.5। अब बताएं जो 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है IP1 और IP2 का वो कितना आया है, कितने का अंतर आया है 7.5 का। अब जो अंतर आया है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है कि ज्यादा, कम है। तो जब कम होएगा तो अधिक स्थायी कौन होएगा, मैग्नीशियम आयन। अब आए यहाँ पे देखें IP3 माइनस IP2, तो यहाँ पे IP3 क्या 85 माइनस IP1 क्या IP2 क्या 15, तो 85 में से 15 घटाएंगे कितना 70, तो 70 जो आया वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है कम है, ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर डेल्टा आईपी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आता है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होते हैं, यही ना पढ़े हैं। तो बताएं इन दोनों में अधिक स्थायी कौन होएगा, इन दोनों में कौन ज्यादा स्थायी होएगा, मैग्नीशियम प्लस 2 ना। तो ये है स्टेबिलिटी का पता लगाना ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर, आयोनाइजेशन एनर्जी के आधार पर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का पता लगाना। आयोनाइजेशन एनर्जी का लास्ट टॉपिक देखें। लास्ट टॉपिक क्या है कि किसी तत्व के विभिन्न क्रमागत आयनन ऊर्जाओं से उनके संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो आपको ना विभिन्न प्रकार के आईपी दिए रहेंगे, IP1 IP2 IP3 IP4 IP5, इससे आगे भी दिए जा सकते हैं ना, जिनके वैल्यू भी आपको दिए रहेंगे। आपसे पूछेगा कि बताएं ये जो आईपी के वैल्यू दिए गए हैं कि किस तत्व से संबंधित है, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। इसे देखिए ऑप्शन दिया भी है ना। तो अब चेक कैसे करते हैं ना, तो होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं आईपी की वैल्यू दिया कितना कितना है। जिस जगह पे अचानक जंप मतलब कूद का मान सबसे ज्यादा होएगा आईपी का, उससे पहले के आईपी को गिनती कर लेते हैं। जो अंक प्राप्त होता है वही अंक उस तत्व के संयोजी कोष या वाहितम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो आपको ये वैल्यू दिया रहेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाया रहेगा, क्वेश्चन को बड़ा सा बना के आपको लिखे रहेगा उसी में। ये सब चीजें जो दिया हुआ है ना, ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है और कुछ ना, इसका क्वेश्चन से कोई मतलब है नहीं ना। आपको ये वैल्यू दिया IP1 का IP2 का IP3 का IP4 का IP5 का। अब बताएं सबसे ज्यादा जो जंप हुआ है अचानक वो कहां पे हुआ है, बता इनके बीच हुआ है क्या, इनके बीच हुआ है क्या, इन दोनों के बीच हुआ है क्या। यहां पे देखें 2 3 4 गुना बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा जो जंप हुआ है वो कहां पे हुआ है, IP5 में। तो इसके पहले की संख्याओं को गिने 1 2 3 4, ये संख्या ये नहीं, इनको नहीं गिनना है, ये इनकी संख्या कितनी संख्या है 4। तो अब देखें किस तत्व के जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या इसके वाहितम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं 3 है ना। इसके वाहितम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, इसके वाहितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। इसका मतलब जो आईपी का वैल्यू दिया था वो किसके लिए दिया था, सी के लिए ना। तो विभिन्न प्रकार के क्रमागत आयनन ऊर्जाओं से किसी तत्व के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ऐसे ज्ञात किया जाता है। तो ये लास्ट केस था आयनाइजेशन एनर्जी का। क्वेश्चन देंगे हम आपको, क्वेश्चन देंगे, खत्म होने दीजिए चैप्टर। इस अब अगला जो लेक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या बोलते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो तीसरे पीरियड में और इस सेकंड पीरियड में जो थर्ड आईपी आपको बोले करने को, तो आप लोग करिएगा। प्रैक्टिस जितना बेहतर करेंगे उतना मस्त होएगा ना। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।